में तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शांत पड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि जौनपुर में इस बार उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। मैं तो पहले चरण से ही चुनाव देख रहा हूं। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे में वोट कल पड़ने जा रहे हैं और आखिरी चरण आपका है। पहला चुनाव में ऐसा देख रहा हूं जिसमें जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने चुनाव की शुरुआत होते ही मन बना लिया और मैं जन समर्थन जो देख रहा हूं, छतें भरी पड़ी हैं, दीवालों पे लोग बैठे हैं, जहां सामने मुझे पेड़ों पे लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं मैं ये बरगद के पेड़ पे भी देख रहा हूं लोग दिखाई दे रहे हैं। ये नीम के पेड़ पे भी लोग हैं और ये पेड़ जो है वन विभाग का सबसे प्रिय पेड़ है। जब उनका वन विभाग का मन नहीं लगता तो यही पेड़ लगा देते हैं। इसे शायद चिलबिल बोलते हैं। तो ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, पीछे मैं छतें देख रहा हूं पीछे, भाई लाउड स्पीकर को बचा के बैठे रहना। अकेले बैठे और 2 लाउड स्पीकर है वहां पर, तो छत भरी दिखाई दे रही है। ये जन समर्थन जब वोट पड़ेगा, और मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार ललई जी के पक्ष में यहां पर इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है, इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है कि धुएं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। इधर आपने उनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। बीजेपी के नेता बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जहां देखो वहां दिखाई दे रहे हैं, और 7वें चरण में तो सब इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन कभी उनकी बातों को सोचना और समझना, जब आप सोचोगे और समझोगे तो आप पाओगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, लेकिन अगर 5 साल का काम और उनके वादे और उन्होंने जो सपने दिखाए थे, अगर उन चीजों का आकलन करोगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? ये किसान भाई और किसान परिवार के हमारे बेटे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी तो 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी लेने गए तो क्या डीएपी मिल गई? और जब खाद की बोरी आपने देखी होगी तो बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं
कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चोरी कहां से सीखी है? कभी आपने सोचा कि ये चोरी कहां से सीखी होगी जो 5 किलो निकाल लिया बोरी में से? आपने पुराना कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खाया था? जब पहले पार्ले जी का बिस्किट आता था, पैकेट इतना बड़ा होता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अब इतना छोटा मिलता है। इसलिए सावधान रहना। ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो अभी तो 5 किलो की चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो की चोरी करेंगे। न केवल ये खाद में से चोरी कर रहे हैं, बल्कि बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं महंगा है? आपके पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो 200 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए में। सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो? पेट्रोल बेचेंगे बहुत महंगा। बीजेपी के लोग घर घर प्रचार कर रहे थे कुछ दिन पहले। इनके बड़े नेता घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, घर घर जाकर के पर्चे बांट रहे थे। आपने देखा कि एक नेता पर्चा बांट रहा था कि थूक बांट रहा था, और उनकी वो बात जो लैपटॉप पे कही है उन्होंने, बताओ जनता लोटपोट हो रही है कि नहीं हो रही है? वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि जो इंटर कर लेंगे और जब 12वां में जाएंगे तब उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है बीजेपी वालों, तुमने ये नहीं कहा कि इंटर करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप देंगे। ये जो हमें एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है इस नौजवान के हाथ में, क्या ये लैपटॉप बाबा जी वाला है? बाबा जी तो कह रहे थे कि हमने बहुत लैपटॉप बांटे हैं, तो आपके जौनपुर में नहीं बांटे उन्होंने? वो तो अभी कह रहे थे कि हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन भी बांटे हैं। ये जो हाथों में कुछ लोगों के हमें दिखाई दे रहे हैं स्मार्टफोन, कहीं ये बाबा जी वाले तो नहीं है? और वो क्यों देंगे आपको? जब वो चलाना खुद नहीं जानते तो क्यों आपको देंगे? और न केवल लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी अपनी, जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। याद है कि नहीं याद है? और तब हमें जानकारी हुई कि ये स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। नौजवानों, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आज के समय पर कोई टेक्नोलॉजी को नहीं जानता है, इंटरनेट को नहीं समझता है, और हमारे मोबाइल और लैपटॉप की कीमत को नहीं समझता, तो वो बताओ प्रदेश कैसे चलाएगा? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है, आने वाले समय में हमें नौजवानों के लिए नए कोर्स शुरू करने पड़े। ITI पॉलिटेक्निक में व्यवस्था बनानी पड़े, और चाहे कॉलेजों में नए तरह की पढ़ाई का कोर्स लाना पड़े। समाजवादी पार्टी लाएगी और नौजवानों को 22 लाख उसमें रोजगार दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि इधर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े कारोबार आज इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल से हो रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी तैयारी करके अपने नौजवानों का भाग्य
और अपने नौजवानों को आने वाले समय की जो चुनौतियां उनका मुकाबला करने के लिए तैयार करेंगे। बहुत हमें दिखाई दे रहे नौजवान, ये कई ऐसे नौजवान हैं जो सुबह उठ करके दौड़ कर करके तैयारी कर रहे हैं फौज की या पुलिस की। बताओ 3 साल से कोई फौज में भर्ती हुई हो तो बता दो। इसलिए हम उन गर्मी निकालने वालों को कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम होगा। न केवल पुलिस में भर्ती होगी बल्कि फौज की भी भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर नौजवानों की उम्र बढ़ गई है। 3 साल जो बीमारी आई जिसके कारण हमारे नौजवानों की उम्र बढ़ गई, उत्तर प्रदेश में तो आयु सीमा की तो छूट देंगे ही देंगे, लेकिन हम फौज के लिए भी दिल्ली से कहेंगे कि जब 3 साल फौज में भर्ती नहीं हुई है तो कम से कम आयु की सीमा की भी छूट हमारे नौजवानों को मिलनी चाहिए। बताओ मदद करोगे आप लोग? और ये जो गर्मी निकालने वाले हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, 6वें में तो निकाल ही रहे उनकी भाप। बताओ 7वें चरण में जौनपुर वाले उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं जब जौनपुर में आएंगे तो अपने आप भाप निकल जाएगी उनकी। ये मान लें कि जौनपुर की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं, तभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग नेता कार्यकर्ता शांत पड़े हैं, जौनपुर के लोगों ने उन्हें मौनपुर में बना दिया, बिल्कुल मौन बना दिया उन्हें। बताओ मौन कर दिया कि नहीं कर दिया? 5वें चरण तक तो शांत तो मौन हो गए हैं। अगली जिम्मेदारी आपकी है। और इनको हम लोगों ने उस समय भी देखा, बीजेपी के लोगों को, जिस समय कोरोना आया, बीमारी आई, जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मजदूरों की मदद होनी थी, जो मजदूर दूर दूर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, बीजेपी ने ऐसा लॉकडाउन लगाया कि उन्हें पैदल पैदल चल करके अपने घर पहुंचना पड़ा। कोई सरकार ने मदद नहीं की, सरकार ने आंखें बंद कर ली, मजबूरी में पैदल चल करके आए। और कई मजदूर परिवार ऐसे हैं जो अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाए, उनकी रास्ते में ही जान चली गई, मौत हो गई। अगर उस समय किसी ने मदद की तो वो समाजवादी पार्टी थी और उन परिवारों की मदद करने का काम किया था। मुझे याद है जौनपुर का एक मुंबई से अपने पूरे परिवार को बैठा करके ऑटो रिक्शे से चल दिया। वो ऑटो रिक्शे से आया, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। न केवल उसके परिवार के सदस्यों की जान गई, बल्कि जो लोन पर लिया था ऑटो वो भी पूरा बर्बाद हो गया। मुझे याद है मैंने वो खबर जब बीबीसी में पढ़ी, उसी समय मैंने मन बना लिया कि इसकी मदद करेंगे। और आप जानकारी होगी और आप पता कर लेना, समाजवादी पार्टी से मैंने उस परिवार की 2 लाख से मदद करने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय मजदूर भाई अपने घर और गांव जाना चाहते थे, बताओ सरकार ने आंखें क्यों बंद कर ली? आंखें मूंद करके बैठ गए। और जब कोरोना की बीमारी आई उस समय बताइए, न दवाई दे पाए, न बिस्तर दिला पाए, न किसी की मदद की। और सांसों के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन है,
वो भी सरकार नहीं दे पाई। ये सरकार अगर समय पर दवाई, इलाज और ऑक्सीजन उपलब्ध करा देती तो न जाने कितने गरीबों की जान बच जाती, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की। हमारे जौनपुर के भाइयों, आप जानते होंगे, समाजवादी सरकार थी, यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया। आप देख लीजिए, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये सरकार अगर बनवा देती तो हमारे गरीबों को दूर दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता, यहीं पर इलाज हो जाता। मैं अपने जौनपुर के लोगों कह के जा रहा हूं, आने वाले समय में 10 तारीख को परिणाम आएगा। मेडिकल कॉलेज को कम से कम इतना अच्छा बनाया जाएगा जिससे हमारे गरीबों को इलाज के लिए कहीं बाहर भागना ना पड़े, उनका पूरा का पूरा इलाज इसी मेडिकल कॉलेज में हो जाए। समाजवादियों ने जो एम्बुलेंस चलाई थी, बताइए बाबा मुख्यमंत्री ने वो एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? खराब हो गई एम्बुलेंसें कि नहीं हो गई? और जो नई एम्बुलेंस लेनी चाहिए थी वो भी नहीं ली। इसलिए जौनपुर के भाइयों बहनों में कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीबों की मदद के लिए अगर हमें 2 गुनी भी एम्बुलेंस करनी पड़ेगी जौनपुर में, तो एम्बुलेंस लेकर के अपने गरीबों की मदद होगी। ये पुलिस के लिए जो 100 नंबर शुरू हुआ था, बाबा जी ने 112 कर दिया, और जब से 112 हुआ है हमारी पुलिस भी कबाड़ा हो गई। बताओ 100 नंबर बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और बाबा जी कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने हमें कहा 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने तय कर लिया है कि उनके घर पे भी हम नजर रखे हुए हैं। और आजकल मैं शाम को देखता हूं, कभी कभी धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। और अब तो उन्हें नींद नहीं आ रही आजकल, रात में 12 बजे 1 बजे उठ जाते हैं और धुआं मांगने लगते हैं कि धुआं लाइए तभी नींद आएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते भी देखा उनके घर के पास से। मैंने रोक कर पूछा कहां जा रहे हो? तो बोले कि जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उन्हें पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और गोरखपुर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? उन्हें तो पहले ही पैदल पैदल कर दिया पैदल पैदल के नहीं। और बीजेपी वाले कभी कभी कहते हैं, और उनके मैं भाषण सुनता हूं तो वो हमें घोर परिवारवादी बोलते हैं। अभी उनके एक नेता का भाषण सुना बलिया का, मैंने निकलवाया कि इन्हें परिवारवादी कितनी बार कहा होगा, तो मैंने उनके भाषण में 15 बार गिना है कि परिवारवादी कहा। हम स्वीकार करते हैं हम परिवार वाले लोग हैं, और हम परिवार वाले लोग अपने बाबा मुख्यमंत्री जी को एक सलाह देना चाहते हैं, एक सुझाव देना चाहते हैं कि हम जितने परिवार वाले लोग हैं, जब कभी बाहर जाते हैं और बाहर से अपने घर जाते हैं परिवार के बीच में, तो हम अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ सामान लेके जाते हैं, बच्चों के लिए मिठाई लेके जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी को सुझाव देना चाहते हैं कि जब 10 तारीख के बाद आप अपने घर जाओगे तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेते जाना। आप जानते होंगे गुल्लू कौन है? अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेके जाना।
बताओ उन्हें भेजोगे गोरखपुर के नहीं भेजोगे? और 11 तारीख की तो वैसे ही टिकट बुक कर रखी है उन्होंने। लखनऊ से गोरखपुर हवाई जहाज की टिकट उनकी पहले से ही बुक है। ये हमारे नौजवान जो दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ी संख्या में जो नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं, 5 साल से इंतजार कर रहे थे। बताओ 5 साल और इंतजार करोगे? ये बीएड टेट वाले लोगों और इंतजार तो नहीं करोगे? ये हमें समाजवादियों को आभार देने आए हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समाहित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इधर आपकी जानकारी में होगा कि इधर जब से कोरोना आई है, ये बीमारी जब से आई, बताओ हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? 3 साल से बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, कोई पढ़ाने वाला नहीं उन्हें। और सबसे ज्यादा सरकार में अगर कहीं नौकरी खाली है, जहां 11 लाख पद खाली हैं, वही सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में नौकरियां हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, चाहे हमें 22 लाख आईटी के क्षेत्र में रोजगार देना पड़े, बीएड टेट को समाहित करना पड़े, शिक्षा मित्र को सम्मान देना पड़े, बीपीएड वालों को, बीटीसी वालों को 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए याद है कि नहीं याद है? बीटीसी, शिक्षा मित्र, बीपीएड, हमारे बीएड टेट वाले लोग। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बूथ पर, अपने गांव पर साइकिल की मदद करना। साइकिल की मदद कर रहे हैं? अरे अब दिन कितने बचे हैं बताओ? आज 2 तारीख है, कितने दिन बचे हैं बताओ? अब तो कोई समय नहीं बचा। इसी दिन का तो हम और आप लोग इंतजार कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है। ये हमारे छत पे खड़े नौजवानों, ये छोटा चुनाव नहीं है। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है। देश का सबसे बड़ा चुनाव है। इस चुनाव से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति पर असर पड़ेगा, और ये बदलाव का चुनाव है। भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। भारत के हमारे लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बताओ भारत के लोकतंत्र को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? भारत के संविधान को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? महंगाई तो नहीं भूल जाओगे जो महंगाई हो गई है? बताओ महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? जब पिछली बार वोट चाहिए था, तब इन्होंने फ्री सिलेंडर बांटे थे, और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं, तो बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? ये तो लग रहा है इस बार तो लगता है साहगंज के लोग इतिहास बनाएंगे। ये जो जन समर्थन, जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये तो साइकिल की बटन दबा देंगे। साइकिल को तो नहीं भूल जाओगे?
साइकिल याद रखोगे? इसलिए आपसे हमारी अपील है कि सागंज के लोगों को अपनी सरकार बनेगी तो 22 घंटे नहीं 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 24 घंटे, न केवल 24 घंटे बिजली बल्कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। फौज में भर्ती होगी, पुलिस में भर्ती होगी, नौकरी और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी, अगर जौनपुर को एक्सप्रेस वे से भी जोड़ना पड़ेगा तो एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम करेंगे। बताओ जौनपुर के लोगों, इस बार भारतीय जनता पार्टी को नदिया के पार फेंक दोगे कि नहीं फेंक दोगे? और हमारे कहने का मतलब है नदिया के पार नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर। वह उत्तर प्रदेश से बाहर करोगे बीजेपी को कि नहीं करोगे? ये जोश, ये उत्साह बता रहा है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। मैं अपने सागंज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, पुरानी सब बातों को भुला करके, बोलो सब बातें भुला दोगे कि नहीं भुला दोगे? पुरानी बातें भुला दोगे कि नहीं भुला दोगे? सरकार बनाने के लिए वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? इसलिए हम आपसे सरकार बनाने के लिए वोट मांगने आए हैं। बताओ सरकार बनाने के लिए वोट दोगे? साइकिल याद रखोगे? और हमें खुशी है इस बात की कि आज महान दल आपके साथ है। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी आपके साथ है। आपके साथ राजकुमार बिंद भी आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के थे, हम इनको भी बधाई देते हैं। इनके साथ छोटेलाल बिंद, हरिचंद बिंद, रविंद्र कुमार बिंद और बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं और मैं इनको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल जाति जनगणना कराएंगे बल्कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से हक सम्मान भी देंगे और जरूरत पड़ेगी तो उन्हें स्थान और उनको सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं अपने शाहबुद्दीन जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आकर के आपने ताकत बढ़ाने का काम किया है। इसमें मदद करोगे? ये हमारे नौजवानों साइकिल जिताओगे? साइकिल भूल तो नहीं जाओगे? कोई भूलेगा तो नहीं? तो बताए वोट डालोगे आप? यूपी से बाहर का रास्ता दिखाओगे बीजेपी को? आप सब